Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammed Hassan with you and you are watching my YouTube channel Stock Villa. आज की इस वीडियो में हम लास्ट फ्राइडे में जिस तरह की कैंडल फॉर्म हुई है और जिस तरह इंडेक्स ने मूव किया है उस पर भी डिस्कस करेंगे, प्लस वीकली बेसिस पे 12th ऑफ अक्टूबर टू 16th ऑफ अक्टूबर जो वीकली बेसिस पे कैंडल फॉर्म हुई है उसे भी डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि इंडेक्स की आगे आने वाली एक्सपेक्टेड मूव क्या हो सकती है, मार्केट की क्या मूव होगी और हमें किन लेवल्स को फोकस करना चाहिए। फर्स्ट हम देखते हैं कि फ्राइडे का सेशन भी एक चौपी सेशन ही रहा। इनिशियल जो फर्स्ट सेशन था उसके अंदर हमने सेलिंग प्रेशर देखा जो जहां पर इंडेक्स ने अपना लो फॉर्म किया 39,742.25 का, और उसके बाद जब सेकंड सेशन आफ्टर जुम्मा पीरियड स्टार्ट होना था उससे पहले HBL का रिजल्ट आया और हमने ये देखा कि जैसे ही सेकंड सेशन स्टार्ट होता है और वहीं से ही हमने बायर्स का पलड़ा भारी देखा और बुल्स की तरफ से इंडेक्स को ड्रैग किया गया अपने हाई लेवल, जो कि इंडेक्स ने हाई अचीव किया अपना 40,220.73 का, और आफ्टर एडजस्टमेंट जो इंडेक्स की क्लोजिंग आई है वो आई है 40,164.02 के ऊपर और 95.52 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए जो कि परसेंटेज में है 0.24%। फ्राइडे में जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं वो हुए हैं 155.497 मिलियन के। इसके बाद हम देखते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स कौन से रहे जिनमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ। इस दफा जो नाम पहला है वो है यूनिटी फूड का जिसमें 45 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए। काफी अच्छी इसने प्रोग्रेस दिखाई, परसेंटेज में इसने 6.04% गेन किया, 1 रुपया और 1 पैसे की इसकी शेयर प्राइस इंक्रीज हुई जहां पर क्लोजिंग आई है 17.72 के ऊपर। उसके बाद कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स का नाम आता है जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ 20.740 मिलियन का, जहां पे इसने ऑलमोस्ट अपना 1 रुपया गेन किया, 35.42% इसमें इंक्रीज हुआ जहां पर इसकी क्लोजिंग आई है 3.67 के पास। हेस्कोल नेगेटिव टेरिटरी में रहा और इसकी क्लोजिंग 15.42 के ऊपर हुई, 10 पैसे इसकी शेयर प्राइस डिक्रीज हुई जो कि परसेंटेज में है 0.64%। FFBN ने बहुत अच्छा मूव किया, अपने अपर लॉक के पास क्लोजिंग दी, तकरीबन 11 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए और 1.5 पैसे इसने गेन किया, 21.52 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। EPCL जो लास्ट डे की जो ट्रेडिंग सेशन था थर्सडे वहां पर अपने अपर लॉक के पास गया था और आज भी इसने उस लेवल से ऊपर ही सस्टेन किया। 9 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए, अलबत्ता इसमें कोई बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, 8 पैसे का इंक्रीमेंट हुआ और क्लोजिंग हुई 46.49 के ऊपर। TRG ने आज लास्ट फ्राइडे को 25 पैसे गेन किए, 0.54% है और क्लोजिंग 46.25 के ऊपर हुई, 7.71 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए। पेल ने पॉजिटिव मूव किया, पॉजिटिव क्लोजिंग दी 34.43 के ऊपर और 39 पैसे ने गेन किए, शेयर प्राइस इंक्रीज की जो कि परसेंटेज में है 1.15%। FFL ने आज अच्छा मूव किया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जिसमें 38 पैसे गेन किए, 15.36 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई, 6.5 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए। PIBTL ने 3 पैसे गेन किया और पावर सीमेंट ने अपने 5 पैसे लूज किया और क्लोजिंग हुई 9.21 के ऊपर। इसके बाद अगर हम देखते हैं टॉप एडवांसर जिनमें सबसे ज्यादा टॉप गेनर्स कौन से स्क्रिप्ट रहे, तो अगर आप एक चीज नोट करेंगे तो इन जितने भी टॉप एडवांसर्स हैं उनमें से अक्सरियत टेक्सटाइल सेक्टर की है। अगर आप ये देखें हीरा टेक्सटाइल है, इसके बाद दीवान टेक्सटाइल मिल्स है, इसके बाद आप चकवाल स्पिनिंग मिल्स देखेंगे, इसके बाद कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स देखेंगे, इसके बाद दीवान फारूक स्पिनिंग मिल्स देखेंगे, यूसुफ वीविंग मिल्स लिमिटेड देखेंगे। इसी तरह आप और भी अगर देखें तो मैक्सिमम जो एरिया है वो टेक्सटाइल सेक्टर में काफी गेन हुआ है। इसके बाद हम जरा चलते हैं एक वीकली बेसिस पे, पहले फीपीलीपी का एक आउटलुक कर लेते हैं कि फीपीलीपी वीकली बेसिस पे क्या कहती है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर फीपी की तरफ से नेट सेलिंग देखी गई है जिन्होंने 2.68 मिलियन की एक्यूमुलेट नेट सेलिंग की है।
अलबत्ता अगर हम देखें तो ये मैक्सिमम जो पोर्शन है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स का ही है, जिन्होंने 2.18 मिलियन की यूएसडी की नेट सेलिंग की है, लेकिन इनकी जो मैक्सिमम बाइंग जो है वो रही है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, जो है 1.75 मिलियन यूएसडी की। बाकी तमाम सेक्टर के अंदर या तो नेट सेलिंग है या बहुत ही लिमिटेड बाइंग है, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन इनका इनफ्लोज का वो टेक्सटाइल सेक्टर रहा है। अगर हम लीपी साइड पर आते हैं तो लीपी साइड में सबसे ज़्यादा जो सेलर रहा है वो म्यूचुअल फंड रहे हैं अगेन, जिन्होंने 4.31 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है। सेकंड नंबर पे इंडिविजुअल्स हैं जो फॉलो कर रहे हैं म्यूचुअल फंड को, जिन्होंने 1.18 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है। इसके बाद जो पोर्शन आता है वो ब्रोकर्स का है, बल्कि सेकंड नंबर पे ब्रोकर्स हैं जिन्होंने 2.15 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है, और एनबीएफसी ने छोटी सी सेलिंग की है 0.78 मिलियन यूएसडी की। तो 4 इंस्टीट्यूट जो हैं वो नेट सेलिंग के ऊपर हैं। बाइंग साइड पे अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो बायर है वो बैंक्स एंड डीएफआईज हैं, जिन्होंने 7.59 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की है, और इनका जो एरियाज हैं वो एक सीमेंट सेक्टर है जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की है, इनका एरियाज फर्टिलाइजर हैं जिन्होंने जिस सेक्टर में इन्होंने बाइंग की है अपना मैक्सिमम पोर्शन, और बैंक्स हैं जो वहाँ पर 1.21 मिलियन यूएसडी की बाइंग की है, एंड ईएनपी सेक्टर है जिसपे इन्होंने 1.07 मिलियन यूएसडी की बाइंग की है। इसके बाद जो सेकंड नंबर है इंश्योरेंस, अगेन इनफ्लोज के अंदर हैं जिन्होंने 2.38 मिलियन यूएसडी की बाइंग की है, और इनका मैक्सिमम पोर्शन वो सीमेंट सेक्टर पर ही है जहां पे 5.04 मिलियन की इन्होंने हैवी बाइंग की है। इसके बाद इन्होंने ओएमसीज के अंदर भी बाइंग की हुई है, इन्होंने ईएनपी सेक्टर के अंदर बाइंग की है, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज एंड मार्केटिंग कंपनीज में भी इन्होंने अपना पोर्शन रखा है। लेकिन इंश्योरेंस की तरफ से जो मैक्सिमम सेलिंग देखी गई है वो देखी गई है टेक्सटाइल सेक्टर में, जहां पे इन्होंने सबसे ज्यादा नेट सेलिंग की है, और इनके जो बायर हैं टेक्सटाइल सेक्टर में वो फीपी लीपी में फीपी की तरफ से फॉरेन कॉर्पोरेट हैं, और लीपी की तरफ से इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने नेट बाइंग की है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। इसके बाद हम जरा चलते हैं पहले आवरली बेसिस पे, देखते हैं कि आवरली बेसिस पे कैसा मूव रहा था लास्ट फ्राइडे को, उसके बाद फिर हम वीकली बेसिस पे भी देखेंगे। आवरली बेसिस पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने जो एक जोन क्रिएट किया था लास्ट वीक, जो हमने कहा था जो इसका बॉटम है मैक्सिमम वो यही बॉटम है 38,800 एंड 900 का, और जो इसका टॉप होगा वो ऑलमोस्ट होगा 40,945 इन बिटवीन टू 41,125। तो हमने देखा यहाँ से जो एक पुल बैक आया, इस एरिया से रेजिस्टेंस रही, और फिर वापस से इंडेक्स अभी एक्यूमुलेट हो रहा है और एक रेंज बाउंड की सूरत हाल में है इन बिटवीन 39,800 टू 41,000 लेवल। यहाँ पर इसने अपना टॉप लगाया, इसके बाद इसी एरिया में यहाँ पर अक्यूमुलेट हुआ, बाउंस किया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस आई, नीचे आया, और फिर अगेन जो फ्राइडे का जो फर्स्ट सेशन था अगर हम देखते हैं तो वो इसी इर्द गिर्द घूम रहा था इंडेक्स, जहाँ पर फर्स्ट सेशन की जो क्लोजिंग हुई थी वो ऑलमोस्ट 39,800 के अराउंड में हुई थी, और जो सेकंड सेशन हुआ चूंकि एचबीएल का एक अच्छा रिजल्ट आया तो उसके बाद हमने बाइंग देखी, और जो लास्ट के जो 3 आवर्स थे आफ्टर जुम्मा पीरियड सेकंड सेशन के वो पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। तो ये एक रेंज बाउंड की फिलहाल सूरत हाल रही। आवरली बेसिस पे जो इंडेक्स के पास अगेन जो हम पहले भी कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगी जो इस ट्रेंड लाइन की है, और पॉजिटिविटी आएगी हमारे 41,350 से अबव के क्लोजिंग के बाद। इसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा सा एक डिटेल बताऊं, पहले हम डेली बेसिस पे ही देखते हैं कि डेली बेसिस पे हमें क्या दिख रहा है।
तो डेली बेसिस पे हम पहले चलते हैं इस कैंडल के ऊपर। जो ये कैंडल फॉर्म हुई है डेली बेसिस पे, ये एक लॉन्ग विक इसकी मौजूद है नीचे साइड पे, जो कि ये बताती है कि यहाँ पर बायर मौजूद हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें दिखता है यहाँ पर बायर मौजूद हैं। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर जो एक हैमर कैंडल फॉर्म हुई थी, यहाँ पर भी हमने देखा था बायर मौजूद थे, यहाँ पर भी हमने देखा था बायर मौजूद थे। लेकिन अब साइड में जैसे इंडेक्स अब साइड पे मूव होता है तो यहां से भी सेलिंग आ रही है। What does it shows? It shows कि इंडेक्स अभी एक रेंज बाउंड की सूरत हाल के अंदर है और ना वो अप साइड जाने के लिए तैयार है कि वहां से रेजिस्टेंस और सेलिंग आ जाती है, और न ही वो डाउन साइड जाने के लिए तैयार है कि जैसे ही वो नीचे आता है तो नीचे बाइंग आ जाती है। तो एक चीज तो हमें इसमें ये समझ में आ रही है, जो अभी तक इनडिसिसिव है कि ना अप साइड की रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर क्लोजिंग आ रही है, ना ही डाउन साइड की सपोर्ट को तोड़कर नीचे क्लोजिंग आ रही है। ये पूरा वीक अगर हम देखें, ये 5 डेज 12 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक, तो हमने देखा था कि जो ये एक डॉजी लॉन्ग लेग डॉजी कैंडल फॉर्म हुई थी, और फिर 3 अप साइड जो एक सोल्जर की व्हाइट कैंडल की जो फॉर्मेशन हुई थी, और जो जैसे ही मंडे की ओपनिंग हुई अपने रेजिस्टेंस को हिट किया, और चूंकि एक हाई रेजिस्टेंस थी, उसके बाद हमने देखा नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुई, एक बड़ी लंबी नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुई जिसमें तकरीबन 600 पॉइंट डिटेक्ट कर दिए थे इंडेक्स से। उसके बाद नेक्स्ट डे में हमने देखा कि वापस से नीचे गया, लेकिन नीचे से बाइंग आई, नेगेटिव क्लोजिंग हुई, फिर साइडवेज, फिर अगेन अपसाइड की कोशिश की, यहाँ से वापस से सेलिंग आई, फिर साइडवेज, फिर यहाँ से नीचे से बाइंग आई, वापस से साइडवेज। तो अल्टीमेटली ये एक साइडवेज की सूरत हाल लग रही है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसके बाद अगर थोड़ा सा हम डिटेल में देखें तो मैं आपको एक और चीज ऐड करना चाहता हूं अपनी इस डिस्कशन के अंदर। वो ये कि अगर हम पहले डेली बेसिस पे देखते हैं तो वो एक थ्योरी है विच इज कॉल्ड इलियट वेव्स थ्योरी या नियॉन की थ्योरी। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन एक ओवरलुक हम अगर कर लें तो बेसिकली अगर आप ये देखें, यहाँ से जो इंडेक्स ने अपना बॉटम फॉर्म किया था, ये एक वेव आती है जिसे हम इम्पल्सिव वेव बोलते हैं, जो कि एक ट्रेंड की सूरत होती है, यानी यहाँ से बुलिश रैली हुई थी। उसके बाद यहाँ से इसकी करेक्शन आती है जो कि एलियट वेव्स की करेक्शन नंबर 2 कहलाती है। यहाँ से अपना एक बॉटम फॉर्म होता है, और फिर हमने यहाँ से देखा कि यहाँ से जो एक थर्ड वेव आती है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है और कोई अपने रेजिस्टेंस को खातिर में नहीं लाती, और अपना फिर यहीं पर जाकर 41,000 के अराउंड में एक टॉप फॉर्म करती है। उसके बाद वापस से रिट्रेसमेंट आती है जो कि एलिट करेक्शन कहलाती है, जो कि 4th नंबर की है, और उसके बाद अपना फाइनली जो एलिट वेव्स का जो एक इम्पल्सिव वेव्स का जो एक थ्योरी है कि यहाँ पर एक 5th जो है वो इम्पल्स आएगा, यानी यूं समझिए कि एक बुल रैली कंटिन्यू होगी। जो दोस्त हमारे साथ काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं उनको इल्म में होगा कि जब यहाँ से ये जो कैंडल फॉर्म हुई थी, उस वक्त मैंने जिस टेलीग्राम ग्रुप में मैं था पहले, अपना टेलीग्राम ग्रुप नहीं बनाया था, वहां से मैंने फोकस किया था, तमाम दोस्तों को ये कहा था कि यहाँ से आप बिल्कुल तेजी के साथ बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर आपने ये देखा हो कि ये जो थर्ड वेव आई थी ये बहुत तेजी के साथ आई थी, और जो भी इक्विटी मार्केट होती है उसमें जब एलिट वेव कंस्ट्रक्ट होती है तो थर्ड वेव हमेशा बहुत तेज होती है। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे बहुत तेज आई, यहाँ से जो रिट्रेसमेंट आई थी यहाँ पर भी मैंने बाइंग का बोला था, और इस लेवल पे आकर मैंने आप दोस्तों को सेलिंग का बोला था। जो दोस्त मेरे टेलीग्राम ग्रुप में हैं वो इंडोर्समेंट अगर करना चाहें तो नीचे चैट बॉक्स के अंदर मुझे लिख के जरूर बताएं कि क्या मैंने आप दोस्तों को यहाँ पर सेलिंग का बोला था या नहीं बोला था, और आपसे कहा था कि प्रॉफिट टेकिंग करके कैश होल्डिंग के ऊपर आ जाए। उसकी रीजन क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। अगर आपको ये पूरी थ्योरी नहीं भी समझ में आती तो आप जैसे आपको एक आइडिया जरूर हो जाएगा। उसकी रीजन ये थी कि जब भी इसकी एक थ्योरी का एक एलिमेंट ये है कि जब एक जो करेक्शन होती है, करेक्शन नंबर 2 और करेक्शन नंबर 4 को जब इम्पल्स 5 से नीचे जाकर क्लोजिंग आती है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर सेकंड करेक्शन रिट्रेसमेंट और 4th करेक्शन में उतनी ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं हुई हो, एक एग्रेसिव रिट्रेसमेंट नहीं हुई हो, तो डेफिनेटली 5th वेव के बाद
बाद बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हम करेक्शन नोट करेंगे। तो अगर आप यही देखें कि जैसे ही यहाँ से करेक्शन शुरू हुई तो जिस तरह की यहाँ की एक शॉर्ट टर्म करेक्शन थी, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं शॉर्ट टर्म करेक्शन थी, लेकिन जो फिफ्थ वेव के बाद जो करेक्शन आई है वो एग्रेसिव करेक्शन है। और ये एग्रेसिव करेक्शन डेफिनेटली ये टच कर सकती है फोर्थ करेक्शन को एलिट वेव की। ये थोड़ा सा एक टिपिकल सब्जेक्ट है, तो अगर आप वो नहीं भी समझ रहे बात, तो एटलीस्ट आप ये समझ रहे होंगे कि मैंने आपको यहाँ से सेलिंग का क्यों ऑप्शन दिया था। इवन मैं शॉर्ट सेलिंग को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता था, लेकिन उन दोस्तों को जो करते हैं उनको मैंने कहा था कि इन एरियाज के अंदर अगर कोई चाहता है तो यहाँ से शॉर्ट्स भी अपनी ले सकता है, लेकिन जो लॉन्ग पोजिशन के अंदर हैं वो अपनी पोजिशन बिल्कुल क्लियर कर लें और प्रॉफिट टेकिंग करके रख लें। आपने देखा है कि इसके बाद जो ये करेक्शन आई एक डीप करेक्शन है। इसका एक फंडा ये होता है कि जो ये रिट्रेसमेंट अगर सेकंड करेक्शन और थर्ड करेक्शन एलिट वेव के अंदर अगर छोटी हो तो जो फिफ्थ के बाद जो करेक्शन आएगी वो एग्रेसिव करेक्शन होगी। और आपको मैंने एक कैप सेलर का भी एक वाकया सुनाया था, जो मैंने आपको, अगर आप मेरी इन डेज की वीडियोस में अगर आप नोट करेंगे तो वो मैंने आपसे डिस्कस ये किया था कि एक कैप सेलर था और वो जाता है अपनी यानी टोपी जो सेल करने वाला होता है, कैप सेल करने वाला होता है, वो अपने कैप्स को बेचने के लिए जाता है और एक जगह रुकता है और वहां पर वो किसी दरख्त के नीचे सोता है और जब उठता है तो वो देखता है कि उसके पास कोई भी कैप्स मौजूद नहीं है। और जब वो इधर उधर देखता है तो वो देखता है कि ऊपर बंदर मौजूद हैं जिन्होंने उसकी तमाम की तमाम कैप्स जो है वो ले ली हैं। वो बड़ा परेशान होता है, कोशिश करता है किसी तरह उनसे कैप्स ले सके। वो एक तरीका इख्तियार करता है कि वो अपनी जो कैप है वो नीचे जमीन पे फेंकता है, तो बंदर उसको फॉलो करते हैं और वो भी तमाम उसकी कैप्स जमीन पे फेंक देते हैं और वो अपनी तमाम कैप्स को लेकर आगे की तरफ रवाना हो जाता है। और इसके बाद जब उसका बेटा पैदा होता है वो अपने बेटे को पूरा वाकया सुनाता है कि तुम जो है वो अगर कभी इस तरह का बंदरों से मुकाबला हो तो तुम यही ट्रिक यूज करना, तो आगे जाकर वो बंदर भी अपनी कैप्स जो है वो फेंक देंगे और तुम उसको कलेक्ट करके आगे चले जाना। उसका बेटा जब बड़ा होता है तो वो भी कैप सेलर ही होता है और वो जाता है, वो अगेन इसी तरह का वाकया होता है कि वो एक दरख्त के नीचे सोता है और जब वो आंख खुलती है तो वो ये देखता है कि उसके पास उसकी कोई भी कैप्स मौजूद नहीं होती और जब वो देखता है तो बंदरों ने उसकी कैप्स ली हुई होती हैं। उसको याद होता है कि उसके वाले साहब ने उसको क्या कहा था, तो वो अपनी कैप उठाकर नीचे फेंकता है। लेकिन इस दफा मामला थोड़ा उल्टा हो जाता है और जो बंदर होते हैं वो उसकी कैप को भी उठा लेते हैं, क्योंकि उनके भी आबा और अजदाद ने उनको वाकया सुनाया होता है कि एक कैप सेलर ने हमारे साथ ये ट्रिक यूज की थी। ये जस्ट एक समझाने के लिए, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो मैंने इन एरियाज में आपको बताया था कि आगे आने वाला वो वाला कैप सेलर वाकया होगा कि जो इंटरडे लेवल पे एक शॉर्ट करेक्शन हो रही थी पहले, ये बहुत ज्यादा इसका चांसेस थे कि यहां से एक हैवी करेक्शन आनी चाहिए। यहां से वो बंदरों ने भी हमारी कैप्स उठा ली और हम इस आसरे में थे कि हम अपनी कैप फेंकेंगे तो ये वापस से ऊपर चले जाएगा जो इसने नहीं जाना था। नाउ ये तो हो गई पुरानी बात। और अगेन जो दोस्त मेरे साथ मौजूद रहे हैं पिछले वीडियोस के अंदर या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो उनको भी वो अगर इंडोर्स करना चाहें इस बात को तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं। आगे क्या है, आगे अगर हम देखते हैं तो जब इस तरह की इम्पल्स फिफ्थ नंबर की आ जाती है तो इसके बाद एक करेक्शन आती है विच इज कॉल्ड ABC करेक्शन। जो ये करेक्शन होती है यही डिसाइड करती है इसके बाद कि आगे का मूव किस तरह का होगा। बेसिकली जिस तरह मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है कि बेसिकली जो करेक्शन के जो पैटर्न है वो अभी तक फॉर्म नहीं हुआ। तो जो मैं आप दोस्तों को ये बता रहा था कि जब तक के कोई पैटर्न फॉर्म नहीं होता तो उस वक्त इस करेक्शन मोड के अंदर अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो वो एक दिन फायदा देगी, दूसरे दिन नुकसान दे सकती है, तीसरे दिन फिर फायदा दे सकती है। चूंकि ये एक यूं हम कह सकते हैं कि एक करेक्शन मोड के अंदर हम जिग-जैग ऊपर और नीचे जाते जाएंगे। तो जो जिस तरह की ये तेजी हमें मिली थी ये इस एरिया में अभी फिलहाल नहीं मिलेगी जब तक कि कोई पैटर्न फॉर्म नहीं होता।
बेसिकली जो करेक्शन के जो ये एबीसी करेक्शन होती है इम्पल्सिव वेव्स के बाद, वो जो करेक्शन होती है, वो जो रिट्रेसमेंट आती है, वो पैटर्न की फॉर्मेशन जो है बेसिकली वो कई तरह की हो सकती है। मैक्सिमम जो इसकी करेक्शन हो सकती है, देयर आर ऑलमोस्ट 10 पैटर्न्स जिसकी बेसिस के ऊपर यहाँ पे करेक्शन आती है। ये एक बड़ा क्रिटिकल सब्जेक्ट है और बड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, हम उसके ऊपर नहीं जाते, लेकिन मैं एक आपको सिर्फ जस्ट आइडिया देने के लिए कि अभी क्या मूव्स बन सकती हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो करेक्शन, ये तो हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ से ये करेक्शंस चल रही हैं, एक साइडवेज की है, वो किसी तरफ भी मूव हो सकती है। तो ये जो करेक्शन पैटर्न होता है एबीसी मूव का, ये डिफरेंट टाइप्स का होता है, जिनमें से एक टाइप होती है जिगजैग पैटर्न, एक होता है फ्लैट पैटर्न, एक होता है ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल के अंदर फिर बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, जिसमें असेंडिंग ट्रायंगल होता है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल होता है, डिसेंडिंग असेंडिंग ट्रायंगल होता है। इस तरह के डिफरेंट तरह के पैटर्न्स फॉर्म होते हैं ट्रायंगल के विद इन ट्रायंगल पैटर्न्स। डायगोनल पैटर्न होता है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन होती है। तो बेसिकली अभी ये एक करेक्शन मोड के अंदर है इस एरिया में इंडेक्स, जो अपना एक कोई पैटर्न फॉर्म करेगा तो हम आगे फोरकास्ट कर सकते हैं कि किस तरफ की मूव हो सकती है। फिलहाल जब तक कोई पैटर्न की फॉर्मेशन नहीं होती तो हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि किस तरफ की मूव अभी एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये जब एक इम्पल्सिव इलियट वेव की जो इम्पल्सिव वेव होती है, तो हम इस पूरी इम्पल्सिव वेव को 5 हिस्सों में भी हमने तकसीम किया हुआ है। और इसके बाद जब करेक्शन आती है तो इसके बाद भी ये चांसेस मौजूद होते हैं कि वो हम देखेंगे कि किस तरह की करेक्शन और पैटर्न फॉर्म हो रहा है। उस पैटर्न के बेस के ऊपर एक और इम्पल्सिव मूव आगे फर्दर अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों तरीके से हो सकती है। अभी जो सरदर्द जो है वो ये है कि यहाँ से एक ए पैटर्न फॉर्म हो चुका है, यहाँ से एक बी पैटर्न फॉर्म हो चुका है, अब एक सी पैटर्न की फॉर्मेशन बाकी है। यही सी पैटर्न की फॉर्मेशन हमें डायरेक्शन देगी कि आगे आने वाला मूव किस तरह का है। बेसिकली जो इम्पल्सिव वेव होती हैं, इनमें जो सबसे ज्यादा जो तेज इम्पल्स होता है, या यूं समझे एक बुल रैली जो होती है, जो मोटिव वेव कहलाती है, वो ये 3rd नंबर वाली होती है। और अगर आप पुराना अपना तमाम डेटा निकाल के देखें फिपलीपी का, तो हम ये देखेंगे कि इस एरिया के अंदर इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड और ये तमाम के तमाम जितने इंस्टीट्यूट थे वो सब बाइंग के ऊपर थे, क्योंकि ये एक टेक्निकली बहुत तेज मूवमेंट होती है, एक मोटिव मूवमेंट और वेव यहाँ से क्रिएट होती है। और हमारे जो सादा लो जो एक रिटेल इन्वेस्टर होता है, वो हमेशा यहाँ पर डर रहा होता है। और आपको याद होगा कि मैं यहीं पर ही कह रहा था कि आप एग्रेसिव, इवन मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ये भी बताया था कि मैं नॉर्मली अपना 100% कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता, हमेशा 30-40% एक कैश होल्डिंग के ऊपर जरूर मौजूद रहता हूँ। चूंकि अगर हम फोरकास्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये 100% नहीं होता कि हम जो फोरकास्ट करें इंडेक्स और मार्केट उसी तरह मूव करे, तो आपको अपना रिस्क मैनेज साथ साथ रखना चाहिए। लेकिन जो दोस्त पुराने हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैंने इस एरिया में कहा था कि मैंने अपना इवन 100% इसके अंदर इन्वेस्ट किया था, चूंकि ये एक बहुत तेज मूव बनती है। और यहां पर आकर मैंने प्रॉफिट टेकिंग 100% अपनी कर ली थी। और फिर इंटरडे बेसिस पे जो एक हम मूवमेंट पकड़ते हैं वो फिलहाल पकड़ सकते हैं, लेकिन होल्डिंग अभी हमें नहीं करनी चाहिए जब तक कि ये जो करेक्शन पैटर्न है वो कोई फॉर्मेशन, चाहे वो जिगजैग पैटर्न फॉर्म हो जाए, फ्लैट पैटर्न फॉर्म हो जाए, ट्रायंगल, डायगोनल या कॉम्प्लेक्स करेक्शन के अंदर जाए। जो ज्यादातर इन्वेस्टर होते हैं वो जो हमारे जिसके हम कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर, वो इस साइडवेज की मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां से अगर आप इस साइडवेज की मूवमेंट को पकड़ना चाहते हैं या एक कंसोलिडेशन के एरिया को पकड़ना चाहते हैं, तो फिर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा हाई रखेंगे, यानी आप अपने स्टॉप लॉस को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रखेंगे, फिर आप इस एरिया में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो एक प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूट्स और जो प्रोफेशनल प्रोज जो ट्रेडर्स होते हैं, वो यहाँ पर नजर रखते हैं इस एरिया के अंदर कि जब ये एक ए मूव बड़ी आई है और बी मूव हमेशा छोटी होती है, तो सी मूव चाहे वो जिगजैग पैटर्न
कि अपसाइड की सूरत हो, चाहे वो फ्लैट पैटर्न की सूरत हो या वो ट्रायंगल की सूरत हो, डायगोनल हो या कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो, वो बहुत तेज भी हो सकती है। अभी फिलहाल ये एक साइडवेज की मूव है, तो अब हमारे लिए बेहतर उस वक्त ये होता है कि या तो इंडेक्स अपने कोई साइडवेज बनाकर पैटर्न फॉर्म करे या वो अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को अपवर्ड जाकर क्लोज कर देता है, तो वो बहुत ज्यादा एक बेहतर सूरत होती है जिसके अंदर हम अपनी ट्रेड लगा सकते हैं। इसके बाद हम जरा आ जाते हैं, पहले डेली बेसिस को पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर हम आ जाते हैं वीकली बेसिस पे। सो अगर हम ये देखते हैं कि डेली बेसिस पे आपको ये दिख रहा है कि यही जो मूविंग एवरेजेस हैं ये अभी फिलहाल एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही काम कर रही हैं, लेकिन अभी यहाँ से जो एक आपने ये देखा कि जो 3 अपसाइड वाइट सोल्जर जो फॉर्मेशन हुई थी, यहीं पर ही इस 21D EMA से यहाँ से रेजिस्टेंस मिली, नीचे अपवर्ड गया और उसके बाद अभी कंटिन्यूसली ये EMA 9 एंड EMA 50 से हमें यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रही है। तो अगर तो या तो यहाँ से अप जाकर क्लोजिंग होगी तो हम थोड़ा कंफर्टेबल होंगे बुल्स की तरफ से, या फिर यहाँ पर और एक और रिट्रेसमेंट जो सी की फॉर्मेशन की सूरत है जो हम पहले यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, वो फॉर्मेशन हो जाएगी तो हम बाइंग साइड के ऊपर अभी आ सकते हैं। इसके बाद अगर हम अगेन वापस से एक और इंडिकेटर को देखते हैं साथ साथ, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अभी भी ये इंडेक्स साइडवेज के अंदर है जो किसी भी तरफ जा सकता है, चाहे वो अपवर्ड जाए चाहे वो डाउनवर्ड भी अच्छा खासा जा सकता है। तो और अगर हम ये देखें कि क्लाउड के अंदर अभी प्राइसेस फॉल हैं, जो हमारा चीकू जो स्पेन है, लेगिंग स्पेन भी इसे कहते हैं, ये अभी बिलो प्राइसेस मौजूद है। रेड लाइन अप है जो यहाँ से रेजिस्टेंस का काम कर रही है, जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं। ब्लू लाइन डाउन है जो एक सपोर्ट का काम कर रही है। तो ये अभी तक इसी इन बिटवीन बैंडविड्थ के अंदर मौजूद है। इसके बाद अगर हम पहले डेली ही बेसिस पे देख लेते हैं आरएसआई हम देखते हैं एक फिलहाल न्यूट्रल जोन के अंदर मौजूद है, अप जाती है फिर डाउन जाती है और एक साइडवेज की ही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन फिलहाल अप साइड है, लेकिन ये अभी तक 50 से अबव ट्रेड नहीं कर रही जो हम इसको बुलिश रैली कह सकें। जब ये करेगी उस वक्त होगा। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो डाइवर्जन फॉर्म हो चुकी थी मैकडी के अंदर, वहां पर भी अब ये साइडवेज की ही सूरत दिखा रहा है, ना अप साइड है ना ये डाउन साइड है। इसका मतलब ये है कि ये करेक्शन मोड के अंदर है और एक कंसोलिडेशन एरिया के अंदर है कि जब यहां से कोई कंसोलिडेशन के बाद या तो अपवर्ड मूव निकलती है रेजिस्टेंस के बाद, या एक डाउनवर्ड मूव निकलती है जो एक करेक्शन को इनहेंस करेगी, तो वहां पर नीचे लेवल्स के ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं, या फिर ये अपनी अपसाइड क्रॉस ओवर, एक शार्प क्रॉस ओवर अगर होगा तो फिर हम लेटर ऑन देखेंगे कि वो कौन से एरियाज हैं। इसके बाद हम चलते हैं जरा वीकली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे जो बेसिकली इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई है, अगर हम यहाँ पर देखें, ये लास्ट वीक बहुत अच्छी कैंडल फॉर्म हुई थी जिसने तकरीबन कोई 750 पॉइंट गेन किए थे और एक लॉन्ग विक मौजूद थी जो कि बायर्स की तरफ से एक हैवी जो है वो हमें प्रेशर दे रही थी कि यहाँ से बायर्स का प्रेशर मौजूद है। ये आज इस वीक की जो कैंडल है वो नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुई है तकरीबन 650 पॉइंट की, और ये ना अप साइड जा रही है ना डाउन साइड गई है, बल्कि ये एक साइडवेज की ही सूरत दिखा रही है। इट मींस कि जब तक कि ये अपनी इस वीकली बेसिस पे रेजिस्टेंस से अबव की जो क्लोजिंग नहीं देता, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं 41,350 की रेजिस्टेंस, जब तक उससे ऊपर नहीं देता तो ये अंडर प्रेशर ही रहेगा। बाकी इसकी जो नेक्स्ट जो एक सपोर्ट पहले बनी हुई है हम उस के ऊपर भी नज़र रखेंगे, और जो ये जब सी करेक्शन जब कंप्लीट होगी तो हम उसको देख सकते हैं। अगर हम एक और चीज़ देखें डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे हमें दिख रहा है कि वॉल्यूम्स जो लास्ट फ्राइडे के थे अच्छी कैंडल फॉर्म हुई है, लेकिन वॉल्यूम अभी भी कम है प्रीसीडिंग डे के मुकाबले में। और अगर हम ये देखें कि यहाँ पे जो नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुई थी उसके वॉल्यूम ज़्यादा हैं,
तो नेगेटिव कैंडल के वॉल्यूम का ज्यादा होने का मतलब ये कि फिलहाल अभी भी इंडेक्स अंडर प्रेशर रहेगा। जो पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होती है वो छोटी कैंडल फॉर्म होती है, लेकिन उसको वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अभी। और जब इंडेक्स अप साइड की तरफ जाता है तो फौरन से हम देखते हैं कि वहां पर जिस तरह आप ये देखेंगे कि शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल है और यहां पर भी एक वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे नेगेटिविटी ज्यादा हमें दिख रही है। फिर अगेन एक अच्छी कैंडल जरूर फॉर्म हो रही है, लेकिन वॉल्यूम उसको फिलहाल अभी सपोर्ट नहीं कर रहे। लेट्स सी आगे क्या मूव बनेगी, लेकिन यहां पर हमें ये चीज बिल्कुल क्लियरली दिख रही है। वीकली बेसिस पे भी अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम इस वीक अपने प्रीवियस वीक्स जितने एक रहे हैं उनके मुकाबले में काफी लो हैं। इस पूरे वीक 935 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए, जो इसलिए जो जुलाई का जो वीक था 6 जुलाई वाला जो वीक, उसके बाद से सबसे ज्यादा कम वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। तो ये हमें एक इंडिकेशन शो करता है कि यहाँ पर अभी उस तरह का मूवमेंट नहीं है, एक साइडवेज का और एक करेक्शन ही मूव है, जो एक इस बात को इंडिकेट करता है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही पॉलिसी फिलहाल रखनी चाहिए जब तक कि इंडेक्स अपनी रेजिस्टेंस से ऊपर जाकर क्लोज ना है या अपनी एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाए और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आकर वहां से सपोर्ट लेकर उठे विद द हाई वॉल्यूम। वीकली ही बेसिस पे अगर हम आरएसआई को देखें तो आरएसआई अपने ये एक टॉप लगाने के बाद आप ये देखें कि यहाँ पर आरएसआई 57.40 के ऊपर मौजूद थी और जो लास्ट वीक की क्लोजिंग हुई है वो 56.77 के ऊपर है, यानी अपनी इस सपोर्ट से नीचे जाकर क्लोजिंग हुई है आरएसआई बेसिस के ऊपर। जो बेस्ट इसकी जो सपोर्ट आगे जो हमें लगती है वो ऑलमोस्ट अपना ये 50 वाला एरिया होगा, जहां से आकर अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है और जो ये सी करेक्शन कंप्लीट हो जाती है अपनी, तो यहां पर आकर एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो करेक्शन आएगी बेसिकली ये हमारे लिए जब नीचे लेवल पे करेक्शन आती है, और उसकी हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल कौन सा वो एरिया होगा कि जहां पर हमने अपनी बाइंग इनिशिएट हम करेंगे। तो ये जो करेक्शन आती है सी करेक्शन, इसके अंदर बेसिकली बाइंग अपॉर्चुनिटीज एक इंडेक्स की मूव को देखते हुए होती है। तो अगर हमें ये लगा कि यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है तो हम वापस से एक और चीज देखेंगे। तो जो ये एक इम्पल्सिव वेव्स आई थी, फिफ्थ वेव्स के बाद करेक्शन आई थी, तो हम यहाँ पर भी यही देखेंगे कि जब सी करेक्शन कंप्लीट होगी तो यहाँ से भी एक इम्पल्सिव वेव शुरू होंगी, जो एक सेकंड जिसको हम बोल सकते हैं कि एक बुलिश रैली स्टार्ट लेटर ऑन हो सकती है। लेकिन अभी तक जब तक कि करेक्शन कंप्लीट नहीं होती उस वक्त तक हम नहीं कह सकते। तो ये एक बेस्ट बाइंग एरिया डिपेंड करेगा हमारे मूवमेंट को देखते हुए। मैकडी को अगर हम देख लें वीकली बेसिस पे तो ये अभी तक पॉजिटिव है वीकली बेसिस पे, लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पर मैकडी लाइन अपनी सिग्नल लाइन को डाउनवर्ड क्रॉस करने की तरफ जा रही है, और यहाँ से जो एक हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड में थे वीकली बेसिस पे, ये आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव साइड में छोटे होते जा रहे हैं। और यहाँ पर या तो ये साइडवेज की सूरत इख्तियार करे अगर ड्यूरिंग करेक्शन साइडवेज वाली होगी, या ये एक क्रॉस ओवर जनरेट अब अनकरीब करने वाला है। और अगर हम देखें जिस तरह हम पहले अपनी वीकली बेसिस पे डेली बेसिस पे बता चुके हैं डाइवर्जन है, तो अगर ये क्रॉस ओवर शार्पली हो जाता है तो आप यही देखेंगे कि यहां पर भी वीकली बेसिस पे डाइवर्जन क्रिएट हो सकता है। सो स्टे कॉशन, यही वजह है कि मैं अभी फिलहाल आप दोस्तों को मना कर रहा हूं कि आप अपना कैश रिजर्व अभी भी रखें, और मार्केट की जब कोई बेस्ट मूव आएगी, सिर्फ एक दिन की अच्छी कैंडल या 2 दिन की नेगेटिव कैंडल को देखकर हम अपना एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए क्लियर नहीं कर सकते। तो हमें वीकली बेसिस के ऊपर रखना चाहिए ताकि हम एक अच्छा जो है वो अपना पोर्टफोलियो बाद में डिजाइन भी कर सकें। मैं फिलहाल जो ये वीकली बेसिस पे जो ये करेक्शंस हैं या डेली बेसिस पर हैं, जब वो एक सी करेक्शन कंप्लीट होगी तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो हमारा कोई बेस्ट बाइंग एरिया बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन उससे पहले हम चूंकि ये वीकली बेसिस पे अभी
रेजिस्टेंस के नीचे जाकर ही क्लोजिंग आई है। जिस तरह आप ये देखें कि ये वाली जो क्लोजिंग है ये अपनी वीकली बेसिस पे इसी रेजिस्टेंस के नीचे जाकर आई है। तो अभी हम फिलहाल थोड़ा सा कॉशियस रहने की हमें ज़रूरत है। बाकी इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे। जो दोस्त हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं वो नीचे लिंक मौजूद है, उसमें आप दोस्त शामिल हो सकते हैं उस पर क्लिक कर। और ज़रूर आप तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट होगी कि हम चूँकि एक स्ट्रॉन्ग एक कम्युनिटी मैं डेवलप करना चाहता हूँ ताकि हम आपस में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कर सकें। कोई भी इसके अंदर ज़ाहिर है किसी को फुल कमांड नहीं है और किसी के अंडर कंट्रोल मार्केट नहीं चलती। तो आप ज़रूर नीचे जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसके अंदर ज़रूर अपने व्यूज़, सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है जैसे भी आप सोचते हैं वो ज़रूर नीचे शेयर किया कीजिए ताकि हम एक दूसरे की जो बातें हैं और अपना जो व्यूज़ हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करके हम और भी कोई इम्प्रूवमेंट अगर लाना चाहते हैं तो वो लेकर आएँ। कोई आप दोस्तों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए और अपने और दोस्तों को भी जो दोस्त हमारे इस कैसी इंडेक्स के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ शेयर भी कर दीजिए। और आप तमाम दोस्तों को अथॉरिटी है कि आप टेलीग्राम ग्रुप में भी अपने और दोस्तों को भी आप ऐड कर सकते हैं। होपफुली आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।